जिन चीज़ों को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके बारे में बताना और समझाना भी आसान होता है। लेकिन भूगोल का जो ये विषय है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तो क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग हमें दिखता नहीं है, तो उसके बारे में संभावना या परिकल्पना के रूप में हम गेस करते हैं हर चीज़ के लिए। तो ऐसे में कई भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में अपने अलग-अलग सिद्धांत और विचार उन्होंने दिए हैं। लेकिन अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम जानकारी के स्रोतों को देखें, तो मोटे तौर पर इसे हम 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। और इन भागों से ही कहीं न कहीं, जैसे कि इनका अध्ययन करके ही कहीं न कहीं हम ये जान लेते हैं कि हाँ, हमारी पृथ्वी की जो पृथ्वी है उसके अंदर जो आंतरिक संरचना है वो किस रूप में हो सकती है। क्योंकि जो मेरा धरातल होता है, कहीं न कहीं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएँ होती हैं, उन्हीं का ये परिणाम होती हैं, जो धरातल पर हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो आपके कंपटीशन में इससे भी क्वेश्चन तो सियाल, सीमा, निफे, क्रस्ट, मेंटल, कोर से पूछे आते हैं। और इसके जब पृथ्वी की आंतरिक भागों का हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले इसके हम स्रोत को देख लेते हैं कि किन किन स्रोतों से आंतरिक भाग की जानकारी हमको मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दे रखें, तो अप्राकृतिक स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य और प्राकृतिक स्रोत, ये 3 भागों में हम मोटे मोटे तौर पर इसको बांट के हम देख सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या हो सकती है। जब हम अप्राकृतिक स्रोत में लेते हैं, तो इसमें घनत्व, दबाव और तापमान 3 चीजें आती हैं। जब हम घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कैसे मिलती है। जब हम पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व लेते हैं, तो यह 5.5 आता है। लेकिन जब हम आपके क्रस्ट का हम घनत्व लेते हैं, जो पृथ्वी के सबसे ऊपर भूपर्पटी होती है, जब उसका घनत्व हम देखते हैं, तो वो आपका लगभग 3 के करीब आता है। अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने इसको अलग अलग तरीके से बताया है। अभी हम आगे चर्चा में इस बात को लाएंगे कि जो भूपर्पटी है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो 2.8 है, लेकिन जो निचला हिस्सा है वो 3 है। किसी ने इसको 2.9 भी बताया है। लेकिन मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जो धरातल का ऊपरी परत होता है, ये जो है लगभग 3 के आसपास इसका घनत्व होता है। तो अगर पूरी पृथ्वी का घनत्व 5.5 है और ऊपरी परत का घनत्व वो 3 है, तो स्वाभाविक है कि नीचे कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं, घनत्व 5.5 से ज्यादा होगा, क्योंकि 5.5 ये औसत बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक बात तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं जब हम धरती के नीचे जाते हैं, तो निश्चित ही हमारा घनत्व का जो मान है वो बढ़ता जाता है। तो एक चीज है, ये क्लियर हो गई। दूसरा, जब हम बात करते हैं दबाव का, जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाते हैं, तो स्वाभाविक है, इसे हम इस रूप में समझें कि अगर कोई मोटी मोटी किताबें हैं और 10-15 किताबें आपने ऊपर तर रख दिया है, तो स्वाभाविक है जो किताब जितने नीचे रहेगी उस पर दाब उतना ज्यादा रहेगा। और जब दाब ज्यादा रहता है, तो निश्चित ही दाब के बढ़ने पर घनत्व का मान बढ़ जाता है। ऐसा चट्टानों के संदर्भ में हम इसको, तो जैसे जैसे जिसे कहते हैं दाब आपका जब बढ़ता है, तो वैसे घनत्व में भी परिवर्तन आता है। तो स्वाभाविक है, जैसे चट्टानों की कई परतें पाई जाती हैं, तो उन परतों में जब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, तो वहां पे दाब का मान भी बढ़ता जाता है। और जब हम तापमान की बात करते हैं, तो तापमान में वैसे भी अगर आप किसी खान वगैरह में गए होंगे या नॉर्मल कहीं गहराई में हम जाते हैं, तो देखते हैं भूमि के नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो गर्मी बढ़ती है। और वैसे भी ये सिद्ध हुआ है कि 32 मीटर की गहराई पे अगर हम जाते हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व, दबाव और तापमान, ये 3 चीजों के द्वारा कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें एक मोटा मोटा जानकारी मिल जाती है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपने अलग अलग विचार दिए। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके चैम्बरलेन ने ग्रहाणु परिकल्पना दिया, तो अगर इस सिद्धांत के अनुसार ले, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होगा वो ठोस होगा। अगर हम लाप्लास के निहार का परिकल्पना लेते हैं, तो उसमें पृथ्वी का आंतरिक भाग कहीं ना कहीं गैस या तरल अवस्था में रहेगा। यदि जिसे कहते हैं जेम्स जीन्स और जेफरीन की ज्वारीय परिकल्पना लेते हैं, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग कहीं ना कहीं तरल अवस्था में रहता है। तो जो भूगोलवेत्ताओं ने जो भी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो साक्ष्य दिए हैं या उनका जो सिद्धांत रहा है, उन सिद्धांतों के आधार पर अगर हम देखें, तो उन सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो कोर भाग है या अंदरूनी भाग है वो किस रूप में होगा, वहां से भी एक जानकारी हमको मिल जाती है। तो एक ये स्रोत होता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य।
तीसरा जो होता है वो प्राकृतिक स्रोत है। इससे बड़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है क्योंकि इसमें भूकंप और ज्वालामुखी आती है। अगर ज्वालामुखी आता है तो कहीं ना कहीं धरती के नीचे से आपका जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है। तो स्वाभाविक है, ये बात क्लियर है कि धरती के नीचे कोई ना कोई ऐसी परत वहां जरूर है या ऐसी कोई कंडीशन बन रही है जिसकी वजह से वो तरल अवस्था में था और पुनः वह धरती के बाहर आया और जो मैग्मा था वो धरती के ऊपर आके लावा में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैग्मा और लावा में एक अंतर समझ लीजिएगा। जब चट्टानें पिघले रूप में आपके धरती के अंदर रहती हैं तो उनको हम मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब वह धरती के बाहर निकल आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। मैग्मा और लावा में ये एक बेसिक अंतर है। तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी के जब उसके क्रेटर ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, जब कभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी यदि शांत हो गया तो उसके गड्ढे में भी जिसे कहते हैं कि उतर के, झांक के या गहराई में जाकर या कैमरा डालकर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कर सकते हैं। और जब भूकंप आता है तो भूकंप आने पे इस चैप्टर में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें पी, एस और एल 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। पी वेव, एस वेव, एल वेव। एस वेव के बारे में कहा जाता है कि जहां जहां से अगर कहीं पे धरती के अंदर ये तरल भाग है तो वहां से ये नहीं जाती हैं, लेकिन जो पी वेव है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में जाती हैं। तो इसका मतलब अगर पी वेव धरती के अंदर जहां जहां से जा रहा है तो स्वाभाविक है वह सारा स्थान, वो सारा एरिया क्या रहेगा, वो ठोस रहेगा। लेकिन जहां से आपकी यस तरंगे नहीं गुजर रही हैं इसका मतलब वह एरिया निश्चित ही कहीं ना कहीं वो तरल रूप में है। तो आप हम देख सकते हैं कि भूकंपीय जो तरंगे होती हैं, भूकंप की तरंगे जो चाहे पी वेव है, एस वेव है, एल वेव है, इनसे भी कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें मिल जाती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तो भूगोलवेत्ताओं ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारे विचार आए हैं और बहुत ज़्यादा अंतर भी देखने को मिलता है। लेकिन 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिनका मुख्य रूप से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं और उसमें से 2 ऐसे हैं जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक स्वैस के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, उनका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है स्वैस के अनुसार, और एक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिकतम संकल्पना है जिसमें हम क्रस्ट, मैंटल और कोर की बात करते हैं, तो वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। तो पहला जिसे कहते हैं, जो रासायनिक संगठन के आधार पर स्वैस ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक क्लासिफिकेशन दिया है। उसमें इन्होंने जो सबसे पहले इन्होंने 3 परतें बताई हैं इस प्रकार से, सियाल, सीमा और निषेध। आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो यहाँ सीधा सीधा ही पूछा जाता है। जो क्वेश्चन हल्का फुल्का बझाता भी है वो आपके पृथ्वी की आधुनिकतम संकल्पना से बझाता है, लेकिन इसे भी पढ़ लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन कभी कभार एक आध दो पूछे गए हैं। जैसे जब हम सियाल की बात करते हैं तो सियाल SiAl, Si से सिलिका होता है, Al से एल्युमिनियम होता है। इस परत पर सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। हालांकि ये परत जो है मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टान से आपका बना होता है और इसका जो घनत्व होता है वो 2.9 होता है और जो गहराई है वो 50 से 300 किलोमीटर के बीच होता है। तो गहराई पे आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, ठीक है। विषय का क्वेश्चन जब रहता है तो विषय में जैसे कोई पीजीटी वगैरह दे रहा है तो वहाँ पे तो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लेकिन पीसीएस में गहराई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें आप पिछले 7-8 साल का पेपर अगर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे विशेष रूप से आए नहीं हैं, ठीक है। एक आध जगह अगर कहीं पूछा गया होगा तो अलग बात है। लेकिन ये है कि सियाल में किन चीज़ की अधिकता होती है, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। किसकी बनी होती है, वो ग्रेनाइट की बनी होती है। इसका घनत्व कितना होता है, 2.9 होता है। ये 3-4 पॉइंट अगर अपने जहन में रखेंगे तो उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन गलत, वह इस सेक्टर से जो है क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। सीमा में SiMa, Si से होता है सिलिका और Ma से जो है मैग्नीशियम। यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है इस परत में। ये परत जो होती है ये बेसाल्ट की बनी होती है और इसकी जो घनत्व होता है वो 2.9 से 4.7 के करीब होता है। इसके बीच में घनत्व है, देखिए घनत्व यहाँ से आपका बढ़ जाता है, लेकिन जो गहराई होती है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में होता है। तो ये उसी के बीच में कहीं कहीं मोटाई ज़्यादा होती है, कहीं मोटाई कम होती है। तो 1000 से 2000 किलोमीटर की गहराई में होता है। जो आपको फोकस करना है वो ये कि इसका घनत्व 2.9 से 4.7 और ये बेसाल्ट का बना होता है। जब निफे में हम आते हैं तो NiFe, Ni से निकल होता है और Fe से फेरियम होता है। फेरियम फेरस का एक रूप है, लोहे का रूप होता है। तो इसमें जो है निकल और फेरियम की अधिकता होती है, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो
का जो घनत्व होता है वो घनत्व हमारा यहाँ 11 होता है। नीचे के पास अगर हम पृथ्वी के केंद्र में आते हैं तो ये घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे तो 11 बताया जा रहा है इस सिद्धांत के अनुसार, लेकिन जब आप आधुनिकतम संकल्पना के अनुसार देखेंगे तो वहाँ ये घनत्व जो आपका है ये 13 के करीब पहुँच जाएगा। तो ये 11 जो है अगर वो स्वैस के अकॉर्डिंग टू पूछता है, या ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर स्वैस का नाम लेता है कि इनके अनुसार तब तो 11 आता है, या ऑप्शन में ही 11 रहता है तो आप केवल 11 को ही टिक करेंगे। नहीं तो अगर ऑप्शन में 13.6 रहेगा तो आपको वही टिक करना रहेगा कि 13.6 जो है पृथ्वी के एकदम केंद्र में, सेंटर में जो घनत्व का मान होता है वो कितना है, 13.6 के करीब है। तो ये एक रासायनिक संगठन के आधार पर स्वैस के अनुसार अगर ये छोटी सी एक दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, अगर इनको हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे गलतियाँ हमसे नहीं होंगी। ठीक है। दूसरा जो इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक सिद्धांत जो एग्जाम में कभी कभार पूछता है वो ये है कि भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रकार। तो इस आधार पे भी जो है आपके 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक आपका स्थल मंडल है, एक आपका पायरोस्फीयर है और एक आपका बैरोस्फीयर है। तो इसमें जो स्थल मंडल होता है, ये स्थल मंडल जो है इसकी जो गहराई बताई गई है वो आपका 10 से 200 किलोमीटर की बताई गई है। इसमें भी ग्रेनाइट की अधिकता होती है। इसमें भी आपका सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें भी घनत्व जो होता है 3.5 के करीब होता है। और इसकी जो ये जो स्थल मंडल है ये किन किन मंडलों से मिलकर बना होता है, तो जो भूपर्पटी होती है और जो ऊपरी मैंटल होता है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, ऊपरी मैंटल का अध्ययन अभी हम लोग आगे करेंगे जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको हम बताएंगे, तो उस समय क्रस्ट मैंटल कोर आएगा और उस समय हम बताएंगे आपको ये ऊपरी मैंटल कौन सा हिस्सा होता है। तो अभी आप यहाँ पर देख लें कि भूपर्पटी और ऊपरी मैंटल जो होता है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसी को मिला के स्थल मंडल की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब दूसरे हिस्से में हम आते हैं तो पायरोस्फीयर गैस का दूसरा पार्ट है। ये भूकंपीय लहरों के आधार पर आंतरिक संरचना का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें जो दूसरा प्रकार बताया गया है वो पायरोस्फीयर है। इसमें जो गहराई बताई गई है वो आपका 100 से 2880 किलोमीटर बताया गया है। जो ये भी आपका ये बेसाल्ट का बना होता है, घनत्व 5.6 होता है और इस मंडल को हम मिश्रित मंडल नाम से भी जानते हैं। अब और इसका जो तीसरा पार्ट बताया गया है वो बैरोस्फीयर बताया गया है, जिसमें जो गहराई होती है वो 2880 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक होता है। और इसमें भी जो घनत्व बताया गया है वो 8 से 13 बताया गया है। और जो ये बना किससे होता है, इसमें मतलब इस परत में किन तत्वों की अधिकता होती है वो आपका निकेल और फेरियम की होती है। लेकिन स्वैस से ही एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं या आधुनिकतम संकल्पना से पूछे गए हैं। यदि हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर स्थल मंडल, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर, तो पिछले 7-8 साल का पेपर यदि आप लगाएंगे तो इससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए। इसलिए आप इसे रफली पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा बचने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन में ये बहुत मायने रखता है। ये तो सही है कि हमें क्या पढ़ना है, ये जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, किस पर हमें कम फोकस करना है। जहाँ से हम सरसरी निगाह से अगर हम एक बार देख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसकी भी एक आदत छात्र अपने जीवन में बनाएं कि हमें किस पर कम फोकस करना है। तो इस प्रकार पे आपको बहुत ज़्यादा बचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीसरा पार्ट जो आपका है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके आधुनिकता संकल्पना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर हम लोग थोड़ा विशेष रूप से फोकस करेंगे। ये आपका आधुनिकतम संकल्पना के अनुसार भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। और क्रस्ट, मेंटल, कोर जो है इनके 3 जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रस्ट जो है इसको हम लोग भूपर्पटी नाम से भी जानते हैं। जो पृथ्वी की सतह है जिस पर आपने पैर रखा है, ये जो पैर रखा है जिसपे, वो आपकी भूपर्पटी कहलाती है, उसी को हम क्रस्ट कहते हैं। और इस क्रस्ट को भी जिसे कहते हैं कि 2 भागों में जो है इसे डिवाइड किया गया है। एक आपका ऊपरी क्रस्ट है और दूसरा आपका निचली क्रस्ट है। ये जो ऊपरी क्रस्ट है इसका जो घनत्व होता है वो आपका 2.8 होता है, लेकिन जो निचली क्रस्ट है उसका घनत्व जो होता है वो 3 होता है। 0.2 का जो अंतर आ रहा है वो इसलिए दबाव की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे 2 का अंतर आता है। तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 है और निचली क्रस्ट का जो घनत्व है वो 3 के करीब है। और ये जो क्रस्ट का हिस्सा है ये संपूर्ण पृथ्वी का ये लगभग 0.5% भाग घेरे हुए।
ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें आपके घनत्व से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कृष्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपके एग्जाम के रिपीट क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर देखेंगे संरचना में, तो ऊपरी क्रस्ट आपके ऊपर, जो पूरी क्रस्ट की मोटाई आपकी ये रहती है, लेकिन इस पूरी क्रस्ट की मोटाई को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ऊपरी हिस्से को ऊपरी क्रस्ट और निचले हिस्से को निचली क्रस्ट कहते हैं। घनत्व में अंतर का कारण जो है वो कहीं ना कहीं दबाव उसका है। दूसरा जिसे कहते हैं यह मेंटल है, तो मेंटल को जो है क्रस्ट के ठीक नीचे जो आपकी दूसरी परत होती है वो आपकी मेंटल की होती है। अब मेंटल को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है इसे हम ऊपरी मेंटल और निचले वाले भाग को हम निचले मेंटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच कौन सी तल पाए जाते हैं। चार नाम आप इस पे विशेष ध्यान दे लें। एक है मोहोरो-विविक असंबद्धता तल, एक है रैप्टी, एक है गुटेनबर्ग, एक है लेहमैन। पहले आप दो को देखिए, आप मोहोरो-विविक को देखिए और गुटेनबर्ग को देखिए। तो देखिए क्रस्ट और मेंटल के बीच जो है वो मोहोरो-विविक है और मेंटल और कोर के बीच जो है वो गुटेनबर्ग है। तो पहले तो छात्र इसे दिमाग में बैठा लें कि क्रस्ट और मेंटल के बीच आपका क्या है, मोहोरो-विविक है, और मेंटल और कोर के बीच जो है गुटेनबर्ग है। याद करने का तरीका भी है कि गा से गहराई कर लीजिए, गा से गुटेनबर्ग कर लीजिए, तो आसानी से जहन में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज क्लियर हो गई। अब इसे कहते हैं, अब मेंटल का भी दो भाग किया गया है और कोर का भी दो भाग किया गया है। तो मेंटल और कोर का जो दो भाग किया गया है, तो मेंटल का जो दो भाग करते हैं तो इसके मध्य में आपका रैप्टी असंबद्धता तल आता है, और जो कोर का हम दो भाग करते हैं ऊपरी और निचली कोर, उसे हम लेहमैन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है किन दो परतों का, पूछता ही है किन दो परतों के बीच कौन सी परत पाई जाती है। तो इस पर थोड़ा विशेष रूप से फोकस करिएगा। इसमें बात में जो है ये जो आपका तीनों कोर मेंटल, ये क्रस्ट मेंटल और कोर जो आपका है, इससे जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब मेंटल से क्वेश्चन और क्या बनेंगे। मेंटल में जो मोहो असंबद्धता तल है, इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, जो मोहो असंबद्धता तल है इसी को मोहोरो-विविक भी कहते हैं। यहां से लेकर 2900 किलोमीटर की जो गहराई होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे मेंटल कहते हैं। और ये जो मेंटल की गहराई है लगभग 2900 किलोमीटर तक आती है, और ये संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 83% भाग घेरे हुए हैं। सबसे ज्यादा भाग यही घेरा हुआ है। ये आपके एग्जाम का रिपीट क्वेश्चन है कि मेंटल संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है, उसके आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है, वो 83 है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो लगभग 68% जो है ये कवर करता है। तो आयतन का 83% और द्रव्यमान का 68% यह घेरे हुए हैं। बाद में कोर में आते हैं तो 2900 किलोमीटर से लेकर और पृथ्वी के केंद्र तक, ठीक है, तो ये पूरी जो गहराई आती है, पृथ्वी का जो केंद्र है जो माना गया है वो 6371 किलोमीटर माना गया है। तो 2900 किलोमीटर से लेकर और 6371 किलोमीटर के जो बीच का क्षेत्र है इसे हम कोर कहते हैं। अब कोर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ऊपरी कोर और निचली कोर। और ये जो कोर है, कोर में हम नीचे जाते हैं तो घनत्व का मान बढ़ जाता है, ये 12 और 13 तक पहुंच जाता है। लेकिन जब पृथ्वी के केंद्र पर जाते हैं तो 13.6 पहुंच जाता है। ये भी आपके एग्जाम का रिपीट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर घनत्व का मान क्या है। और बाद में जब देखते हैं कोर संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है, तो पूरी पृथ्वी के आयतन का 16% भाग ये कवर करता है, लेकिन द्रव्यमान का 32% कवर करता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये जो कोर का जो ऊपरी कोर और निचली कोर में जो ऊपरी कोर आपका है ये आपके अर्ध ठोस अवस्था में है, लेकिन जो आपका निचला कोर है ये पूरी तरह से ठोस अवस्था में है। और क्योंकि इस हिस्से में लोहे की अधिकता है, कहीं ना कहीं इस लोहे की अधिकता की वजह से ही पृथ्वी में एक चुंबकत्व का गुण आ गया है और पृथ्वी में वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आ गई है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यहाँ पे ये मोटे मोटे क्वेश्चन है। क्रस्ट में क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसे भूगर्भीय कहते हैं। ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट का घनत्व कितना होता है, संपूर्ण पृथ्वी का आयतन कितना घेरे है, 0.5% है। मेंटल में मोहो असंबद्धता तल किसके बीच है, निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच है। कितना प्रतिशत है आयतन का घेरे है, 83%, कुल द्रव्यमान का 68%। कोर में जो आपका है, कोर को ही इसको गुरुमंडल भी कहते हैं और इसको हम लोग वेरी स्फीयर भी कहते हैं।
हो सकता है कोर नाम ना देकर कोर को ही अंतरतम भी कहते हैं, तो चाहे कोर कहिए चाहे अंतरतम कहिए बात एक ही है। और इसी को ही गुरुमंडल भी कहते हैं, इसी को बेरिस्फीयर भी कहते हैं, नाम कुछ भी देके पूछ सकता है। तो यहाँ पर भी जो कोर आपका है संपूर्ण पृथ्वी का आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32% ये समाहित किए हुए हैं। अक्सर हम लोग के मन में एक कंफ्यूजन आता है कि स्थल मंडल के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, तो इसको भी क्लियर कर लें, ये भी प्रश्न पूछा गया है। स्थल मंडल में ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा होता है, क्रस्ट मतलब संपूर्ण क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट दोनों को मिला लीजिए, पूरा क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल होता है ये हिस्सा, मतलब मेंटल का ऊपरी हिस्सा और क्रस्ट का पूरा हिस्सा, ये पूरा मिला के इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्थल मंडल की संज्ञा देते हैं। और ये जो स्थल मंडल होता है जो भूपर्पटी कहते हैं, इसकी जो मोटाई बताई गई है लगभग 100 किलोमीटर बताई गई है, और 100 किलोमीटर की गहराई के नीचे ही आपका एस्थेनोस्फीयर का मलबा भी होता है, जिस पर आपकी जो प्लेटें हैं वो उसी पर एस्थेनोस्फीयर के मलबे पे ही तैर रही हैं। इस पर एक वीडियो हमने पहले बना के प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल जो है इसकी जो मोटाई बताई जाती है राउंड फिगर, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग बताया है, लेकिन जो थोड़ा सा माना गया है मैक्सिमम भूगोलवेत्ता जो कहते हैं वो 100 किलोमीटर की गहराई कहते हैं। और ये जो महासागर आपके होते हैं ये इसी स्थल मंडल के ऊपर एज ए गड्ढे के रूप में आप मान लीजिए, क्योंकि महासागर का जो सबसे गहरा स्थल है वो मैरियाना ट्रेंच है। अब मैरियाना ट्रेंच जो फिलीपींस के पास पड़ता है, मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, 11 किलोमीटर केवल है, और स्थल मंडल की मोटाई कितनी है, लगभग जिसे आप लोग भूपर्पटी कहते हैं वो 100 किलोमीटर है। तो सागर जो है केवल जो उसका सबसे गहरा स्थान जिसे आप 11 किलोमीटर कह रहे हो वो आपके स्थल मंडल पे मात्र गड्ढे के रूप में है, मतलब सारे महासागर स्थल मंडल के ऊपर है, ऐसे इसको समझिए। ठीक है, तो ये सारी चीज जिसे कहते कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो एस्थेनोस्फीयर होता है ये इसी को दुर्बल मंडल भी कहते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर होता है इसे दुर्बल मंडल कहते हैं। और ये किसे कहा गया है, ये जो ऊपरी मेंटल है इसको ही निचले हिस्से पे ये आपके पाए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं अगर हम चाहे स्वेस के अनुसार का जो मत है, चाहे आपके भूकंपीय तरंगों के आधार पे आपका डिवीजन किया गया है, चाहे आपके ये आधुनिक संकल्पना के अनुसार किया गया है, यदि इतना आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर, क्योंकि सिद्धांत तो बहुत सारे दिए, बहुत लोगों ने बताए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, कन्फ्यूजन भी बहुत छात्रों को क्रिएट होता है, लेकिन नहीं, बचने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये मोटा मोटा चीज़ अपने जहन में अगर आप रखते हैं तो निश्चित ही पीछे के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें।